तो रोलिंग है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो प्योर रोलिंग थी, हम रोलिंग मोशन पढ़ रहे थे, और रोलिंग मोशन में मैंने रोलिंग है ना डायनेमिक रोटेशनल के कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो अभी भी मैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें क्या करेंगे, हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, जब धीरे धीरे हमें समझ में आएगा और फिर आप क्वेश्चन करने लगोगे। क्लियर है के बात? तो हाँ, मान लिया ये डिस्क है, दिस द डिस्क, रेडियस आर है, दिस द डिस्क, मास एम, रेडियस आर। इसके सेंटर पे हमने एफ फोर्स लगाया है, बात समझ में आ रही है? और ये ग्राउंड है, और इसके और डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको फाइंड करना है, सो दैट द डिस्क कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है के बाद? फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन, find the coefficient of, find the minimum coefficient of friction so that pure rolling occurs, pure rolling occurs। ये क्वेश्चन है। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। यहां पे देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा एफबीडी बनाना। तो एफबीडी में एक तो यहां एमजी लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना, एक तो एमजी लगेगा नीचे की और नॉर्मल रिएक्शन, और इसके सेंटर पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। क्लियर है क्या बात? साथ में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एफ, साथ में इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर। तो क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन एसीएम ऐसे आएगा, साथ में ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसे टॉर्क प्रोवाइड कराएगा, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। तो हम जो रूल लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, इसे अपन एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एन की वैल्यू इस केस में mg के बराबर आएगी, तो इन एक्स डायरेक्शन। और करेंगे हम कंसीडर ट्रांसलेशनल मोशन को, तो क्या आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, और नेट फोर्स कितना आएगा, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम। एक तो इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन, वी विल टेक द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास पे क्यों लेना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड होगा, और जितने भी सूडो फोर्स होंगे उनका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कंसीडर करेंगे। तो नेट टॉर्क फ्रिक्शन देगा, क्योंकि एन, एमजी और एफ का नेट टॉर्क 0 होगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क, हाँ भाई, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो नेट टॉर्क होगा, इट विल बी इक्वल टू कितना, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, एंड इट विल बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा इंटू फ्रिक्शन इंटू आर। साथ में फ्रिक्शन यहां पर स्टैटिक है, तो जरूरी नहीं है इसे आप म्यू इंटू एन लिखोगे। क्लियर है क्या बात? ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। सही है? तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर, और अल्फा की जगह एसीएम अपॉन आर, नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे, एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू एसीएम अपॉन आर होगी, और ये कट जाएगा, तो फ्रिक्शन जो होगा एमएसीएम अपॉन 2, है ना, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे रख देंगे, and it will be equal to 3/2 MACM. So this is the value of F. क्लियर है क्या बात? तो ACM कितना जाएगा भाई, 2F अपॉन 3M। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रॉम 2 फ्रिक्शन इज इक्वल टू m into ACM by 2, m by 2, what is ACM, 2f upon 3m, this is equal to f by 3,
एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू मिनिमम इनटू एन, और एन की वैल्यू होगी कितनी होगी भाई, mg, ये लिखा ना n इज इक्वल टू mg, f अपॉन 3, तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू f अपॉन 3mg, दिस द आंसर। तो मैं इसे साफ कर देता हूं। ओके, ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, है ना भाई, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रिंग है, क्या है ये रिंग, और इस पे एक स्ट्रिंग रैप है ना, और स्ट्रिंग रैप है और ये इस तरीके से लटकी हुई है, और रिंग का मास m, रेडियस r है ना, एंड स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग इज रैप्ड, ए स्ट्रिंग इज wrapped on the circumference of the ring when it is released from rest, find first acceleration of center of mass, angular acceleration of ring, सही है ना भाई, थर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फोर्थ also find rotational kinetic energy when it falls by height h, जब ये हाइट h यूं गिरता हुआ नीचे आएगा। देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कई सारे जो हमने अभी सीखे हैं। कौन कौन सा, कि हमने इस सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, तो जब ये सेंटर ऑफ मास रिंग ऐसे नीचे आएगा, है ना, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इसमें, हाँ भाई मैं इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं, आप जल्दी से बना लेना, ऐसे करके जब ये नीचे आएगा तो नीचे खुल जाएगी और ये रिंग ऐसे हो जाएगी, है ना, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, साथ में ये यूं घूमेगी, यूं करके ऐसे घूमेगी ना यूं, तो जब इसका सेंटर ऑफ मास हाइट h नीचे आ जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी आपको बताना है। सही है क्या बात? तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का ACM डाउनवर्ड और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। क्लियर है क्या बात? तो अब हम इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएंगे, है ना। पहले तो ऐसे x डायरेक्शन मान लेता हूं इसे, ये x है y है मान लिया, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक तो लगेगा mg और एक लगेगा टेंशन, तो F नेट इज इक्वल टू MACM इन y डायरेक्शन हम अप्लाई करेंगे, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ACM आएगा। एक तो ये बात हो गई, क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, टेकिंग टॉर्क, है ना, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना ही है, तो एक केवल और केवल इसमें दो फोर्स लग रहे हैं mg और t, तो mg तो इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क हो गया 0, तो नेट टॉर्क जो होगा वो टेंशन इनटू r होगा, ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क जो है t, इसे यूं घुमाएगा ऐसे करके, और टॉर्क को हम I इंटू एल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर लिख देंगे, है ना, T इंटू आर। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अब बोर्ड पे देखो, नो, अच्छा I जो होगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा इंटू टेंशन इंटू आर।
अब नो स्लिप कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, mr² होगा। दूसरी बात, अब मान लिया इसका एक्सेलरेशन हम नो स्लिप कंडीशन लिखेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, देखो ये रहा, ये पॉइंट जब ये खुलता जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो है ना रेस्ट पे आता रहेगा। किस पे आता रहेगा? रेस्ट पे। तो यदि मैं इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो आएगा ना। तो ये तो जीरो है ही सही, एपीसीएम तो जीरो है। और P का आप ऐसे बना लो कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर होगा, है ना, और सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन कितना है? इधर। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और वो कैसे आएगा? वो आएगा आर अल्फा माइनस एसीएम से, है ना, चाहे इसमें रख लो आप, है ना। तो एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज नो स्लिप कंडीशन आ जाएगी, नो स्लिप कंडीशन। तो हम mr² अल्फा को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे अल्फा को भाई? एसीएम अपॉन आर लिखेंगे, एसीएम अपॉन आर टी इंटू आर। तो एक कट जाएगा, तो एसीएम जो आएगा वो टी अपॉन एम के इक्वल आ जाएगा। तो एसीएम आ जाएगा तो यहां पे टेंशन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोलो। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू एसीएम टी अपॉन एम। तो mg माइनस 2t इज इक्वल टू mg अपॉन 2, है ना भाई। तो ये तो टेंशन आ गया इन द स्ट्रिंग। जब टेंशन आ जाएगा तो एसीएम भी आ जाएगा। क्या एसीएम? टी अपॉन एम, यानी mg अपॉन 2 अपॉन एम से m कट गया, ये आ गया आपका g/2, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट है। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, हाइट आई नीचे, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? ये g/2, है ना। तो यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लगा देंगे, v² = u² प्लस 2as, और इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 2 इंटू a इंटू एस। एक्सेलरेशन जो होगा वो g/2, और s की जगह क्या लिख देंगे हम? h, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √gh जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज √gh, ये है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का, t आ गया। अब यदि आप अल्फा निकालना चाहते हो तो अल्फा भी आ जाएगा, है ना। यदि आप यहां पे मैं लिख देता हूं अल्फा इज इक्वल टू एसीएम अपॉन आर होगा, तो g/2r, तो अल्फा जो आएगा g/2r हो जाएगा। सही है बात। अब उसने क्या पूछा था बाद में? एक एनर्जी भी पूछी थी लास्ट में। क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी। तो लास्ट पार्ट में हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें बताओ जल्दी फटाफट बताओ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब ये यहां पर आ गई है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे बताओ आप। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होती है भाई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ तो ओमेगा आ गया होगा, तो ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा बताओ कैसे निकालें? देखो दो हाँ, ओमेगा निकाल देंगे VCM = R ओमेगा से। भाई ये तो पॉइंट 0 रेस्ट पे है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट के अबाउट? v ओमेगा। तो VCM = R ओमेगा लगा देंगे। VCM = R ओमेगा यदि आप लगाओगे, क्लियर है क्या बात?
तो ओमेगा VCM अपॉन आर आएगा। आप इसे रफ में लिख लेना यहां पे, है ना भाई। और VCM तो मैंने कितना निकाला था, √GH अपॉन आर। क्लियर है के बाद। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर जब आप लिखोगे तो √GH अपॉन आर का होल स्क्वायर लिखोगे तो 1/2 mr² GH अपॉन आर स्क्वायर आएगा और कट जाएगा। तो mgh/2 जो होगी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, इस सेम एनर्जी को मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल दूंगा साइना। अभी मैं हाथों हाथ करा देता हूं, है ना। काइनेटिक एनर्जी को निकालने का तरीका तो ये है ही सही कि आप एक बार क्या निकालोगे, फोर्थ पार्ट था ना ये, एक बार आप VCM निकाल करके VCM इक्वल टू आर ओमेगा लगा करके काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे। मेथड 2 में आपको बता देता हूं, है ना। यहां पे लिखेंगे अपन मेथड 2, ये तो डाल देते हैं मेथड 1। बोर्ड पे देखो, जब ये बॉडी यहां पे थी, इनिशियल तो बॉडी यहां पे थी यूं करके, जब ये नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास तो बॉडी यहां पर होगी और इसका सेंटर ऑफ मास कितने नीचे आ जाएगा, H। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एक तो ये CTRM है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। तो एक तो इसमें हाफ m VCM स्क्वायर भी होगा और हाफ I ओमेगा स्क्वायर भी होगा। बात समझ में आई। लेकिन VCM जो होगा वो R ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात। तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/2 m VCM का स्क्वायर। VCM कितनी होगी, अभी निकाला था ना VCM, √GH का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी। तो ये तो mgh हो गई, ये तो कैपिटल mgh है। ये कितना हो जाएगा, mgh/2। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी mgh माइनस mgh/2 इज इक्वल टू mgh/2 इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि आपसे पूछे कि हाइट h नीचे जब आया सेंटर ऑफ मास तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई ऐसे लिख देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यहां पे लिख देंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इससे भी आ जाएगा, है ना, mr² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh/2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ओमेगा जो आएगा √GH अपॉन r, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर VCM पूछे तो VCM भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यूं है। अच्छा, तो इस तरीके से हम CTRM पढ़ रहे हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन में डायनेमिक पढ़ रहे हैं कि हम इसमें टॉर्क लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो आगे भागेगा। अब जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल करता हूं आपको। अभी तो हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में भी सेंटर पे फोर्स लग रहा था। मान लेते हैं ये डिस्क है ना, या मान लिया स्पेयर है। क्या है ये, स्पेयर है, मास m, रेडियस r का, सही है। और ये एक ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो अब की बार हम इसमें जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स वो कहां पे लगाएंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे, ऐसे करके यूं फोर्स लगाते हैं। समझ में आई बात। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है ना, फाइन। अब मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया, ये स्पेयर है, फोर्स F है ना। फाइन फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकंड सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे। इफ स्पेयर परफॉर्म प्योर रोलिंग, है ना, देन फाइन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ACM, बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सो दैट
सो दैट प्योर रोलिंग, है ना, सो दैट प्योर रोलिंग अकर, मिनिमम प्योर रोलिंग अकर, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। देखो एफबीडी में यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे, है ना, तो ए अल्फा और म्यू मिनिमम निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पे, एक तो इसमें एमजी लगेगा, बिल्कुल सही बात है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एफ लग ही रही है, और क्या लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे। देखो जब हम रोलिंग मोशन कर रहे होते हैं तो आप हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं पता होती, सच्ची बात तो ये है। ये आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है जनरली, लेकिन इसमें हम पीछे मान लेते हैं। अब मान लो इसे फ्रिक्शन, ऐसे पीछे मान लो, और म्यू को तो हटा दो, और फिर ये एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका ये आ जाएगा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, ये है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन जो होगी वो एक तो एसीएम इजिकल टू आर अल्फा होगी, साथ में वीसीएम इजिकल टू आर ओमेगा भी इसकी नो स्लिप कंडीशन होती है, ये यूज करेंगे। यदि मैं इसे एक्स डायरेक्शन मान लूं तो इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट इजिकल टू एम इंटू ए लगाऊंगा। तो एफ नेट कितना लिखूंगा, एफ माइनस फ्रिक्शन इजिकल टू एम इंटू एसीएम, साथ में फ्रिक्शन जो होगा यहां पे म्यू इंटू एन नहीं होगा, पहली बात बता रहा हूं, तो एफ माइनस एफ आर, है ना, ये एक तो ये हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या लगाऊंगा भाई, हम लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, अब बता सकते हो कितने फोर्स लग रहे हैं, 4, 1 2 3 4, जिसमें कि नॉर्मल और एमजी तो सेंटर ऑफ मास से होके जा रहे हैं। इनका मोमेंट ऑफ इनर्जी टॉर्क जो हो जाएगा 0 और फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर। तो इसका जो टॉर्क होगा वो अंदर की ओर होगा, सही है, और फ्रिक्शन का टॉर्क किधर होगा भाई, ये भी अंदर होगा, ये भी अंदर होगा। तो इसका टॉर्क होगा एफ इंटू आर, इसका टॉर्क होगा एफ आर इंटू आर, और नेट टॉर्क को हम आई इंटू अल्फा लिखेंगे, और जो आई होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू आर कॉमन लेके एफ प्लस एफ आर, तो आर से आर कट जाएगा, साथ में एसीएम जो अल्फा जो होगा अल्फा वो एसीएम अपॉन हम आर लिख देंगे, तो 2/5 एम आर, अल्फा की जगह एसीएम अपॉन आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ आर, ये कट जाएगा। तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी बेटा इधर साइड में, तो एफ प्लस एफ आर जो होगा वो 2/5, है ना, एम इंटू एसीएम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, दोनों को जोड़ लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो 2f इज इक्वल टू एम एसीएम प्लस 2/5 एम एसीएम इज इक्वल टू 7/5 एम एसीएम हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2f। तो f किसके इक्वल होगा बेटा, 7/10 m इंटू एसीएम। बात समझ में आ रही है नहीं, या एसीएम निकाल लो आप, अरे एसीएम ही तो निकालना था, इंप्लाइज दैट जो एसीएम होगा कितना हो जाएगा, एसीएम 10f अपॉन 7m, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो पार्ट 1 हो जाता है ना। पार्ट 2 में क्या आएगा, सेकेंड, एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा इज इक्वल टू एसीएम अपॉन आर, यानी कि 10f अपॉन 7mr हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बात, सही है ना बात। अच्छा, और क्या पूछा था थर्ड पार्ट में, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहां से कहीं से फ्रिक्शन लिख लेंगे, फ्रॉम 1 फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, तो जो फ्रिक्शन होगा F माइनस एम इंटू एसीएम, F माइनस एम, और एसीएम की वैल्यू 10f अपॉन 7m। नहीं आई बात समझ में, तो ये आ गया। तो ध्यान से देखो, 7f माइनस 10f अपॉन 7, तो बेटा फ्रिक्शन बता सकते हो कितना आ रहा है, माइनस
3F/7 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने माना ना, ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग से आ गया। रोलिंग में फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये फ्रिक्शन का हमें पता नहीं चल पाता कि किधर लग रहा है, वो कैलकुलेशन से ही पता लगेगा कि आगे लगेगा पीछे। समझ में आई बात? कभी कभी फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। हाँ, जीरो भी हो सकता है फ्रिक्शन, अभी मैं करके दिखाऊंगा। देखो जैसे फ्रिक्शन है, तो अब एक्चुअल में फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैं साफ कर देता हूं यहां से, है ना। ये जो होगा ये फ्रिक्शन, यदि आप एफ है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा और ये आएगा 3F/7, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है आगे, ये mg लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। बात समझ में आई नहीं? और एक्सेलरेशन तो होगा सेंटर ऑफ मास का आगे ही सही। क्लियर है? तो जो फ्रिक्शन को लिख देंगे हम म्यू इंटू एन 3F/7, तो म्यू मिनिमम जो होगा 3F/7 इंटू एन और 3F/7 mg, क्योंकि नॉर्मल तो किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, है ना, ये है। तो फ्रिक्शन जो होगा उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी मोस्ट ऑफ द केस में, लेकिन आप कहीं भी मान लेना आगे या पीछे, तो फिर कैलकुलेशन कर देना और आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया, है ना, ये डिस्क है, दिस द डिस्क, सही है, और डिस्क रखी हुई है ग्राउंड पे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, फ्रिक्शन है यहां पे, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, और डिस्क का मास m और रेडियस कितनी है, r है, और यहां से r/2 डिस्टेंस पे, यहां पर r/2 डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा हुआ है F। समझ में आई बात? तो आपको क्या निकालना है ना, इफ प्योर रोलिंग अकर, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, फाइंड क्या है, ACM, अल्फा एंड द म्यू मिनिमम, है ना, एंड फ्रिक्शन और म्यू मिनिमम, ये आपको निकालना है, सो दैट प्योर रोलिंग अकर। बाकी फिर से वही करेंगे, है ना, लेकिन अब की बार जो होगा, फिर से हमें ये नहीं पता फ्रिक्शन किधर होगा, आपकी मर्जी, आगे मानो पीछे मानो, समझे ना। तो फ्रिक्शन मैं क्या दूंगा, मैं इसमें फ्रिक्शन पीछे मान लेता हूं, फिर से मान लेते हैं फ्रिक्शन, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्स तो लगेंगे mg और दूसरा लगेगा नॉर्मल, तो n तो mg के बराबर होगा ही सही यहां पे, सही है, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो F नेट इन एक्स डायरेक्शन, F नेट इज इक्वल टू MACM, और जो F नेट होगा F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M इंटू ACM। दूसरी इक्वेशन बनेगी टॉर्क से, टॉर्क अबाउट, है ना, ऐसे लिखेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क आएगा कितना, इसका टॉर्क जो होगा, हाँ, F इंटू r/2, F इंटू प्लस फ्रिक्शन इंटू r, दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, ये तो r हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये इसे यूं घुमाएगा, ये इसे भी यूं घुमाएगा, दोनों अंदर की ओर टॉर्क लगाएंगे, और I इंटू अल्फा F/2 प्लस FR, और जो mr²/2 आएगा अल्फा इज इक्वल टू r F/2 प्लस फ्रिक्शन, सही है ना। तो अल्फा को हम क्या लिख लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ACM प्योर रोलिंग की कंडीशन, प्योर रोलिंग, अगर जो प्योर रोलिंग नहीं होती तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में अभी प्योर रोलिंग ही चल रहा है। ACM इज इक्वल टू R अल्फा, तो यहां पे mr²/2 ACM अपॉन R इंटू R F/2 प्लस फ्रिक्शन, R कैंसिल हो जाएगा, MACM/2 इज इक्वल टू F/2 प्लस फ्रिक्शन, तो यहां पे लिख दूंगा मैं F/2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM/2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2,
दोनों को जोड़ेंगे, F इजिकल टू MACM। अगर जो देखो ध्यान से F इजिकल टू MACM आ गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया ना, ये फर्स्ट पार्ट कितना F अपॉन M, ये आ गया, बोलो। और सेकंड में A इजिकल टू R अल्फा, तो अल्फा जो आएगा ACM अपॉन R, यानी कि F अपॉन M अपॉन R, तो अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन MR। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तीसरा जो पार्ट था उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू MACM। तो जो F की वैल्यू आई वो कितनी आई, MACM माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM, ये कट जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो फ्रिक्शन देखो इस केस में लग ही नहीं रहा है, नहीं आई बात समझ में? नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो देखो इसमें इस केस में फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो मतलब देखो रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग ऐसे कर रहा है, ये बॉडी यूं जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। अगर जो है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना रिक्वायर्ड हो गया, म्यू मिनिमम हो गया 0, तो नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल है, मैथमेटिकली तो पॉसिबल आ ही रहा है आपको, देखो है ना, कि भाई r/2 डिस्टेंस पे यदि इसे याद भी रखना है, और आपको इसे आपको याद रखना है क्या, कि डिस्क के केस में ऐसा पॉइंट बताओ कि जहां पर फोर्स लगाने, ये h हाइट पर, यहां पर मैंने फोर्स लगाया है ना, और प्योर रोलिंग हो रही है, बट फ्रिक्शन कितना है 0, तो h की वैल्यू कितनी होगी r/2, समझे ना। अब ये तो मैथमेटिकली आ गया, अब आपको ये समझना होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि जहां पर फ्रिक्शन नहीं है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन लिख देता हूं, इज इट पॉसिबल टू हैव प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन, यही तो क्वेश्चन है आपका। पहले कॉपी करो और सोचो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है, बिल्कुल सही बात है। प्योर रोलिंग का मतलब यह होता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्लियर है बात? अब मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे है ना, और फिर और भी न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझो आप, मान लिया ये एक रफ सरफेस है, सही है बात। अब रफ सरफेस पे आपने एक बॉल ली ना, ऐसे जैसे आपका फर्श है, अब मैं तो यहां पे खड़ा हूं दिखाई नहीं देगा, आप एक बॉल को फेंकोगे तो क्या करती जाएगी वो, आप धीरे से फेंको प्यार से तो रोल करती हुई जाएगी। ये बॉल है तो ये क्या जाएगी, रोल करती हुई जाएगी। कैसे, ये ओमेगा से घूमेगा, VCM से घूमेगा, और VCM और R ओमेगा क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये क्या करते जाएगा, प्योर रोलिंग करती जाएगी। सही है। अब यहां तक तो मान लिया ये रफ सरफेस थी ऐसे करके, और उसके बाद यहां पर फ्रिक्शन हो गया 0। तो अब मेरे को बताओ, जब वो एंटर करेगा, ये तो फ्रिक्शनलेस है, और यहां तो रफ है, ये फ्रिक्शनलेस है, तो जब इसके अंदर एंटर करेगा तो इसकी मोशन में क्या क्या होगा, कैसे इसकी मोशन होगी इसके अंदर,
ध्यान से देखो, जब ये बॉडी इसके अंदर रोटेट करेगी, यहां पे कहीं फ्रिक्शन लग रहा होगा, या तो आगे या पीछे, कहीं भी आगे पीछे कहीं लग रहा होगा। जनरली इसमें पीछे ही लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना, पीछे नहीं, मतलब वो छोड़ो, आप पीछे तो नहीं लगेगा, इसमें फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। हाँ, इसमें तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, वो बात अलग है, बहुत सारे प्रॉब्लम है इस डायग्राम में। आप ये देखो, इसमें आगे गया, यहां पे आया, जैसे ही उसने एंटर किया इस पॉइंट पे, तो मान लिया एंटर करते समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश थी, ओमेगा नॉट होगी, और वेलोसिटी इसकी वी नॉट हो गई। लेकिन जब ये एंटर कर रहा है तो वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कर रहा है, मान लिया, तो प्योर रोलिंग कर रहा है ना, कर रहा है। अब जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो आप? कितने फोर्स लगेंगे? एक तो mg और एक नॉर्मल, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, या लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अब बोर्ड पे देखो, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया सेंटर ऑफ मास का? 0। तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? वी नॉट। क्या वी नॉट चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें देखो, इस चित्र में एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन 0, इसलिए एसीएम इन एक्स डायरेक्शन 0, इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे को नेट टॉर्क अबाउट, इस चित्र में नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बता दो, कितना आएगा? 0। तो नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा इसका? 0। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट। तो यानी कि ये अभी भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी? ओमेगा नॉट। तो यानी कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहा है, लेकिन ये ऐसे भी घूमता रहेगा और ये ऐसे भी जाता रहेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। तो क्या ये प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हां, कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं, यहां पे अरे इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट। और इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? आर ओमेगा नॉट, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और ये इधर खुद चल रहा है वी नॉट। तो इसकी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? आर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट इज, है ना, यही तो आएगी वेलोसिटी। और वी नॉट और आर ओमेगा में क्या रिलेशन था? आर ओमेगा नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट, तो वो तो है। तो वीपी कितना आएगा? 0। तो क्या है इसका मतलब? इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन। नहीं आई बात समझ में? तो यस, इट इज पॉसिबल टू हैव प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इन दिस एग्जाम्पल एज वेल एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो ऐसा पॉसिबल है। अब मैं इसे टाइटल ही बना करके आपको लिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही सही इसमें, है ना। ये कहां गया भाई? ये लिखो रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट फ्रिक्शन, ये टाइटल है हमारा। तो हमें विदाउट फ्रिक्शन रोल कराना है। बात समझ में आ गई ना? तो मान लिया कोई ये स्पेरिकल बॉडी है, देखो रोल जो होगी वो स्पेरिकल बॉडी होगी, हमेशा ध्यान रखना, और इसकी रेडियस कितनी है? r है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इसका कितना है? I नॉट है। ऐसे क्लियर है बात? ऐसे। अब हम इस पे जो है, यहां से हमें नहीं पता कि हम कहां पे फोर्स लगाएं, आप समझ में आई नहीं? तो सेंटर ऑफ मास से
h हाइट पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, सही है, हमने फोर्स लगाया, और ये फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये रोल स्टार्ट कर देता है। समझ में आई बात? तो मैं ये पूछ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जांपल ऐसे लिख लेना, फाइंड द हाइट h, find the height h, find the height h so that pure rolling occurs without friction, ये बात है सब, है ना भाई। सॉल्यूशन लिखेंगे, आईसीएम इसका आई नॉट दे रखा है और हमें ये हाइट बतानी है कि फ्रिक्शन ना लगे, तो फ्रिक्शन ना लगे तो मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा ही नहीं अब, है ना। तो जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, एसीएम, बोलो, और ये ऐसे कितना रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो क्या लिखूंगा मैं, इन एक्स डायरेक्शन लिखेंगे ना, लिखेंगे अपन क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट कितना आएगा, हाँ भाई इस पे क्या फोर्स लग रहा है, एक तो एम जी लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक एफ लग रहा है, बस। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो नेट टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू एच, और तो कुछ होगा ही नहीं। तो टॉर्क क्या लिखेंगे, आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू एच, तो एल्फा को क्या लिखेंगे हम, एसीएम अपॉन आर, एसीएम इज इक्वल टू आर एल्फा इज द नो स्लिप कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, है ना, क्योंकि यहां का एक्सेलरेशन 0 है इस वजह से। तो एफ इंटू एच, और आई की जगह लिख लिया मैंने आई नॉट, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, एसीएम, एसीएम की वैल्यू कितनी है भाई, दोनों को सॉल्व कर लो बस आप, यहां से मैंने एसीएम की वैल्यू निकाल के यहां रख दी, तो कितना हो जाएगा बताओ, आई नॉट अपॉन आर, एसीएम की वैल्यू एफ अपॉन एम इज इक्वल टू कितना, एफ अपॉन एच, तो एफ से एफ कट गया, तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी, आई नॉट अपॉन एम इंटू आर। बात समझ में आ गई नहीं, दिस द हाइट। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब यह है कि फॉर रिंग, दैट इज फॉर रिंग, अगर जो आपको रिंग को विदाउट फ्रिक्शन प्योर रोलिंग करानी है तो आपको कहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा, आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, तो जो हाइट होगी वो एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर, तो हाइट कहां पे लगानी पड़ेगी, आर पर, यानी कहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, एफ यहां लगाना पड़ेगा रिंग के लिए। तो याद रखना, ये रिंग को यदि आप प्योर रोलिंग कराना चाहते हो तो फोर्स आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। डिस्क के लिए, हाँ भाई, R/2, डिस्क के लिए दूसरा, फॉर डिस्क ये तो हमने निकाल भी लिया था, आई नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, तो जो H होगा वो एम आर स्क्वायर बाई टू अपॉन एम आर, तो यानी कि H की वैल्यू क्या आएगी, R/2, तो यानी ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो गया फॉर सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, तो जो H होगा वो 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर, H की वैल्यू 2/m R हो जाएगी, जिसे हम 0.4 R भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर जो सॉलिड स्पेयर है तो यहां पर अगर जो आप फोर्स लगाओगे 0.4 R पर तो प्योर रोलिंग होगी, लेकिन फ्रिक्शन कितना होगा, 0 फ्रिक्शन। सही है। अभी जैसे आपको क्या करना है, मोशन को डिस्क्राइब करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सॉलिड स्पेयर एज शॉन इन फिगर
as shown in figure when it enters in smooth portion देखो जरा, जैसे मान लिया ये तो रफ पोर्शन है ऐसे, और ये क्या है, स्मूथ, ऐसे करके, साथ में यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है और मास इसका m है, और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस इसकी r है, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, और इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग करते 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 ये इसमें एंटर होगा, तो इसके बाद की मोशन को डिस्क्राइब ध्यान से देखो। जैसे मान लिया ये बॉडी इस तरीके से इस यहां पे एंटर करेगी, है ना, तो जब एंटर करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, ओमेगा नॉट, और वेलोसिटी कितनी है, मान लिया v नॉट, तो v यहां पर तो v नॉट इजकल टू आर ओमेगा होगा एंटर करते समय, समझ में आई बात। लेकिन जब ये स्मूथ पोर्शन में यहां पर आ जाएगी तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और साथ में ये सेंटर पर फोर्स F लगी रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आ जाएगा F अपॉन N। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क कितना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, 0। तो इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास है, इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इंक्रीज होती जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में। तो देखो ये तो धीरे धीरे u होगी, u, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसे u बढ़ती जाएगी, समझ में आई ना बात। रोटेट तो कम करेगा एक टाइम पे, और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे ऐसे आएगा ये तेजी से भाग रहा होगा, धीरे धीरे घूम रहा होगा ऐसे करके, बोलो। तो जो VCM हो जाएगी वो, यहां पे तो आर ओमेगा नॉट है, यहां पे क्या है, आर ओमेगा नॉट, तो थोड़े टाइम के बाद यहां पे जो VCM होगी इट विल बी ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट। बात समझ में आई नहीं। तो इस केस को हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्लीपिंग। नहीं आई बात समझ में। ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा होगी, रोटेशनल मोशन कम होगी, है ना। और घिसेगी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर पीछे। अच्छा हाँ, फ्रिक्शन कहां लगेगा, सही बात है, मैं घिसेगी कहां, घिसेगी तो ही, लेकिन फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सॉरी। तो फॉरवर्ड स्लीपिंग होगी, है ना, स्लीपिंग भी नहीं होगी फिर तो, लेकिन हां कंडीशन फॉरवर्ड स्लीपिंग की होगी, क्योंकि VCM इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट। बात समझ में आ रही है नहीं। तो मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा, है ना, FBD बना करके हम समझ सकते हैं, सही है ना, FBD बना करके हम आसानी से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले तो मैं आपको रफ में इसे समझाऊंगा और इसे आप लिखेंगे, सही है ना। तो मान लेते हैं ये रफ सरफेस और सफिशिएंट रफ है ना, सफिशिएंट रफ फॉर प्योर रोलिंग, है ना भाई। अब मान लेते हैं हम एक बॉल लेते हैं, ऐसे बॉल, ऐसे जैसे, अरे वो टीवी में दिखाते ना, कौन सा गेम होता है वो, कौन सा, हाँ चलो जो भी है, नाम तो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही मेरे को, ऐसे करके फेंकते हैं ना। तो बोर्ड पे देखो, जब आप किसी बॉडी को, ये रफ सरफेस है तो प्योर रोलिंग होगी, तो जब आप इसे बॉडी को रोल थोड़ी ना करा के फेंकते हो, आप तो सीधा यू फेंकते हो,
तो v वेलोसिटी से फेंकते हो ऐसे करके, फेंकते हो ना, तो जब आप इसे इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, तो जब ये इसमें आप फेंकोगे तो इसकी मोशन को सोचो कि मोशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन कैसी होगी, रोटेशनल मोशन कैसी होगी, बताओ मेरे को। देखो इधर, यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा आगे, तो एक तो फोर्स लगेगा इस पे mg, एक लगेगा नॉर्मल, और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, बिल्कुल आगे तो लग ही नहीं सकता, या आगे लग सकता है? चलो मान लेते हैं आपने फ्रिक्शन आगे लगाया। एफबीडी बनाने का यही फायदा है कि हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, mg और नॉर्मल। आपने वो गेम खेल रहे हो आप ऐसे, आपने यूं फेंका, तो यदि फ्रिक्शन आगे लगेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर होगा, आगे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फिर तो जादू नहीं हो जाएगा, तो आपने यूं फेंका और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बताओ, है ना? तो फ्रिक्शन तो इसमें पीछे लगेगा, इतना तो पता लग गया कि वेलोसिटी तो नहीं बढ़ेगी, तो हमने आंख बंद करके पीछे लगा दिया फ्रिक्शन, फिर तो सही है। अच्छा, जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, फिर तो रिटार्डेशन होगा, सही है ना? तो रिटार्डेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो ट्रांसलेशन मोशन में, है ना, रिटार्डेड ट्रांसलेशनल मोशन होगी, सही बात है। अच्छा, अब इसके अबाउट टॉर्क देखें यदि हम, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो 0 है। अच्छा, फ्रिक्शन का टॉर्क किधर है, इनटू द बोर्ड। तो पहले तो एंगुलर, ये तो घूम ही नहीं रही थी, पहले तो यूं फेंका आपने सीधा यूं, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा फ्रिक्शन इसमें टॉर्क लगाएगा और इसे रोटेशन मोशन दे देगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जो VCM होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो ये क्या होगी, एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन। क्लियर है क्या बात? तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखो यहां पे तो V0 VCM कितना था, यहां पे V0 था, और ओमेगा कितना था इसका 0, लेकिन ओमेगा नॉट 0, लेकिन ओमेगा बढ़ेगा VCM कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा VCM कम होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक कंडीशन, कब, कि VCM और R ओमेगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब VCM R ओमेगा इक्वल हो जाएगा ना, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, सही है बात? तो आप क्वेश्चन देख लो आप, ऐसे उसके बाद की मोशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा मतलब वो टॉपिक से हटके बात हो जाएगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अप टू प्योर रोलिंग तक हम बात कर रहे हैं, सही है। और दूसरी बात, यहां पे तो मान लिया मैं यहां पे लिखता हूं इस जगह आकर के, है ना, VCM और ओमेगा में VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, प्योर रोलिंग। और अगर जो मैं इसे t इज इक्वल टू 0 मान लूं, तो t इज इक्वल टू t पर प्योर रोलिंग होगी, तो यहां से लेके यहां तक इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, जो कि घिसेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आपकी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, है ना, यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन यही है, मान लिया इनिशियली
एग्जाम्पल, इनिशियली एक रोलिंग एक स्पेरिकल बॉडी का वेलोसिटी कितनी दे दी आपने, v नॉट दे दी, समझे आई ना बात, v नॉट वेलोसिटी दे दी ऐसे करके, सही है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, और यहां पे क्या है सफिशिएंट फ्रिक्शन, है ना, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इफ ए स्पेयर of mass m, radius r is thrown with velocity v naught and angular velocity and no angular velocity and zero angular velocity, find the time when pure rolling start, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है यहां पे म्यू है। तो देखो ये मैंने सब आपको समझा दिया पहली से पहली, ये चित्र मैंने देखो आपको बना दिया, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पे, आप भी इसे दोबारा से लिख सकते हो, है ना भाई, और मान लिया ये तो t इक्वल टू 0 पर चित्र था और ये t इक्वल टू t पर चित्र है ना, और इसमें VCM और ओमेगा आ जाता है, और यहां पर t इक्वल टू t पर VCM इक्वल टू r ओमेगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है, सही है। अब इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन, घिसेगी बॉडी, कितनी लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के म्यू इंटू एन, हाँ भाई mg इंटू एन, बोलो तो म्यू mg, सही है क्या बात। तो इसमें रिटार्डेशन आएगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इतना आएगा, तो ये आएगा कितना माइनस m इंटू एसीएम इक्वल टू म्यू इंटू जी, तो रिटार्डेशन आएगा माइनस, एक्सेलरेशन आएगा माइनस म्यू जी, क्लियर है क्या बात। लेट आफ्टर टाइम t प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, सही है। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो बोर्ड पे देखो वेलोसिटी इसकी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे ना अपन, बोलो तो वेलोसिटी कितनी रहेगी VCM, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस म्यू जी, और टाइम कितना है t, एक इक्वेशन तो ये बन गई। साथ में टॉर्क कितना लगेगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क अबाउट cm, कितना लगेगा टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू r, यानी म्यू mg इंटू r इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो मैंने बॉडी क्या मानी थी, ध्यान है कुछ नहीं, चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, आप क्या मानी थी स्पेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, वो तो सभी के लिए हो जाएगा, है ना। तो अल्फा जो होगा वो म्यू mg r अपॉन आई हो जाएगा, क्लियर है क्या बात, ऐसे हो जाएगा, है ना। उसे आई बराबर एम के स्क्वायर लिख देते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में, लेकिन हम उसे बाद में लिख लेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बात समझ में आ रही है। तो ओमेगा नॉट तो 0 था, ये रहा ओमेगा नॉट कितना था 0, अल्फा कितना आया म्यू mg r अपॉन आई इंटू टी इक्वल टू ओमेगा, म्यू mg r अपॉन आई इंटू टी, ये आ गया ओमेगा और ये आ गया VCM। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है क्या बात।
नाउ प्योर रोलिंग स्टार्ट, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो प्योर रोलिंग होगी तो इसका मतलब वीसीएम और ओमेगा में क्या रिलेशन आएगा, वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलो मैं आई की वैल्यू रख लेता हूं यहां पे, है ना, तो 2/5 mr², तो म्यू इज इक्वल टू 5/2 g/r इंटू टी, ये हो जाएगा ओमेगा। अच्छा, तो वीसीएम क्या था भाई, वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, कितना लिखूं, 5g/2r इंटू टी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 म्यू जी इंटू टी, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 5/2 म्यू जी टी प्लस म्यू जी टी, दिस इज 7/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू वी, तो टाइम की वैल्यू 2v0/7 म्यू जी आ जाएगी। अच्छा, मैं इसमें कुछ और पार्ट भी लिख देता हूं क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे लिख देना, ऑल्सो फाइंड वीसीएम एंड ओमेगा एट दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट। क्लियर है क्या बात। सेकंड पॉइंट, वर्क डन फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, रुक जाओ एक मिनट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अप टू दिस इंस्टेंट, ये भी बात सही है। तो देखो वीसीएम निकालना है हमें, अब वीसीएम निकालना है, तो वीसीएम कहां से निकलेगा, अरे यहां से निकलेगा वीसीएम, कोई बड़ी बात नहीं। तो म्यू जी टी, तो देखना एक बार, म्यू जी टी की वैल्यू 7v0/2v0/7 हो जाएगी। तो फ्रॉम, ऐसे लिख लेंगे, फ्रॉम वीसीएम इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू जी टी, तो कितना हो जाएगा भाई, -2v0/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5v0/7, ये तो वीसीएम हो जाएगा। साथ में ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा कौन सी इक्वेशन से आएगा बेटा, ओमेगा आएगा इससे, है ना, 5/2r म्यू जी टी, 5/2r, और म्यू जी टी की वैल्यू क्या है, 2v0/7, तो हो जाएगा 5/7 v0/r, दिस इज ओमेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा, अब इसमें पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन अप टू दिस इंस्टेंट, ये करके अप टू दिस इंस्टेंट, तो हां, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलो, अरे यहां पर अप्लाई, सेकंड पार्ट में अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। टोटल वर्क किसने किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि एमजी और नॉर्मल ने तो 0 किया, तो के फाइनल, यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक तो हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो वीसीएम कितना लिख दूं बेटा, 5v0/7 का स्क्वायर, 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, 5/7 v0/r का स्क्वायर माइनस हाफ एम v0 स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, हाफ एम v0 स्क्वायर कॉमन लेके, है ना, तो 25/49 प्लस हाफ एम
2/5 25/49 -1। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, कभी गलत ना हो जाए। तो 5 × 49, अच्छा 5 से 5 कट जाएगा ये रहा। तो 49 कॉमन लेके एलसीएम 25 + 10 - 49, तो गलत आ रहा है ये तो। अरे मैंने गलत कर दिया ना, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा नेगेटिव होगा, ये तो वो तो आएगा ही नेगेटिव। सही है, सही है, सही है, नेगेटिव ही आएगा। ½ m v0² तो कितना आएगा, 49 में से 35 जाएंगे -14/7 दूनी 14 7 7 49, ये कट गया, -1/7 mv0²। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन।